ठीक ठीक। दरअसल वो सिस्टम में ही कुछ दिक्कत थी। आप देख रहे होंगे कि माहौल बदला है, इस समय दूसरे सिस्टम पे इस समय यूज कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम को। हाँ बेटा, तो जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि एक्सोथर्मिक ही क्यों होती है, तो इसके लिए एक्सोथर्मिक में क्या होगा बेटा कि जो है एक्सोथर्मिक होने का कई सारा रीजन होता है। पहला रीजन, स्पेशली अगर हम एसिड की बात करें, जिसमें आप पढ़ रहे हो कि जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आवाज नहीं जा रही बेटा? आ रहा है सर। आ रहा है। आवाज आ रही है। ठीक बेटा, कोई बात नहीं। धीरे आ रहा है, स्लो आ रहा है सर आवाज। रुको भाई, सर सही आ रहा है। आपका प्रॉब्लम होगा बेटा, यहाँ तो मैं फुल किया हूँ तब भी। ये उतना तेज नहीं है वाला। आ रहा है, सुनने बात कर। बोलिए सर, हम लोग सुन रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो मैं पूछ लूंगा। देखो, जैसे एसिड के केस में बेटा बात करोगे, H2SO4 की हम बात करें, तो यहाँ पर जो बेटा एक्सोथर्मिक का रीजन है वो क्यों हुआ? क्योंकि जो H2SO4 है बेटा, इसमें वाटर के प्रति जो इसकी एफिनिटी है वो वेरी हाई। एफिनिटी मीन्स अफेक्शन, यानी वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या वाटर के साथ मिक्स होने की टेंडेंसी बहुत तेज होती है, ज्यादा होती है। इसको जनरली हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एफिनिटी विद वाटर। इसकी वाटर के प्रति एफिनिटी बहुत होती है, जिसके कारण से ये वाटर में बहुत तेजी से मिक्स होना चाहता है, और जब तेजी से मिक्स होगा तो इसके मॉलिक्यूल वहां पर क्या होंगे? वाटर के साथ तेजी से मिक्स होंगे। हेलो, चलो बेटा, तो उसके कारण से क्या होता है बेटा कि इसमें से एनर्जी निकलती है और ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक होती है। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या हो सकता है? किसी में अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पर एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर मॉलिक्यूल या कोई स्पीसीज पहले लेस स्टेबल थी, अब वो मोर स्टेबल होती है, तब भी क्या करेगी? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। इसके कारण से भी क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक ना? या अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी निकलती है और वो भी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बनाती है, ठीक ना? ये सब रीजन होते हैं किसी भी प्रोसेस को या किसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बनाने के लिए, यानी कि वो एनर्जी निकालता हो, ठीक ना? तो सब में अलग अलग मैनर में होता है बेटा। फिलहाल H2SO4 में जब वाटर मिलाते हो तो बेटा एक्सोथर्मिक होते हैं, इसीलिए उसको हम एसिड। हाँ बोलो सर। वाटर में हम लोग एसिड को मिलाते हैं या एसिड को वाटर में मिलाते हैं? वाटर को नहीं एसिड को नहीं मिलाओगे। एसिड में वाटर को ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टायरिंग, यानी लगातार उसको सर वाटर में नहीं डालते हैं, एसिड को मिलाते हैं। सुनो, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है, एक सीधा जान लो। जैसे ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें बेटा वाटर ले लोगे और वाटर को ड्रॉप वाइज मिलाओगे विद कांस्टेंट स्टायर करते हुए, ठीक ना? अब समझ लो अगर कंफ्यूजन है। सर एसिड में वाटर को ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टायरिंग मिलाते हैं। बोलो सर हम लोग एनसीईआरटी में 10th में पढ़े थे, एनसीईआरटी में पढ़े थे। कई लोग बोलोगे तो आवाज नहीं क्लियर होगी। आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर और एक्सोथर्मिक प्रोसेस बहुत हाई हो जाएगी उससे, क्योंकि वाटर कम अमाउंट में रहेगा और एसिड ज्यादा रहेगा सर, तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी सर, हीट बहुत प्रोड्यूस होगी। अरे बाबू वही तो बता रहा हूँ, उसमें नई चीज क्या बोल रही हो बताओ? वही चीज तो आपको बताया गया कि क्या करोगे, जितना ज्यादा वहां पर और सारे फैक्टर आपको बात करेंगे। एसिड जितना कंसंट्रेट होगा,
ठीक ना, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। एसिड जितना लेस कंसंट्रेशन वाला होगा उतनी कम एनर्जी निकलती है। थोड़ा भी वेट कर लो, वो फैक्टर भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। सर गूगल सर्च दिखा रहा है ना, क्या एसिड में वाटर को नहीं डालते हैं, गलत दिखा रहा है? वाटर गूगल को पर एसिड में डालते एसिड सुनो, को ही डालते हैं वाटर में। क्या है? हैं। सर एसिड को वाटर में डालते हैं। सुनो, एसिड को वाटर में डालते हैं सर। यस सर, एनसीईआरटी की 10th बुक में मेरे पास। अरे भाई तुम लोग इतना बोल दोगे कि आगे पीछे कर दोगे। सुनो, इसमें जो है, सॉरी क्या, सुनो पहले क्या करोगे, एसिड ले लोगे, यस वाटर को ड्रॉप वाइज उसमें क्या करते हैं कि सॉरी वाटर में एसिड को ड्रॉप वाइज मिलाओगे विद कांस्टेंट स्टाइल, ठीक ना। यस सर। सॉरी यस सर। हो सकता है वो Yes, उल्टा sir. निकला हो। सुनो, नो सर, आप सही बता रहे हैं। नहीं हो सकता है कि भाई मिस्टेक को निकला हो। एक चीज सुनो बेटा, फिर से जान लो कि सबको मान लो भूल गए, जितना पढ़े जितना उल्टा सीधा कोई बात नहीं, सीधा सा आप जानो, एसिड ले लोगे और वाटर ले लोगे, वाटर में एसिड को बूंद बूंद करके मिलाओगे और उसको लगातार ग्लास रॉड से हिलाते रहते हो, ठीक ना, तब मिलाते हैं, ठीक ना। ए बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सर ये रूबी कुमारी है, तो इसको थोड़ा बंद कर लो सर। घर की आवाज को बेटा थोड़ा सा देखो, आसपास आवाज ना आए, आप बात करो केवल। सर रूबी कुमारी, इसको हटाइए सर। किसी का हो बेटा कि रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग आप कर लो, जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही हो। देखो बेटा फिर से जान लो कि ये कौन है जी, देखो बेटा इसमें एक लाइन सुन लो तब आगे बढ़ते हैं यार। एसिड में क्या करोगे, वाटर में एसिड को ड्रॉप वाइज मिलाओगे, कांस्टेंट स्टायरिंग के साथ मिलाओगे, और ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड को ड्रॉप वाइज धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलाएंगे और कांच के ग्लास यानी ग्लास रॉड से उसको लगातार आप हिलाते रहते हो, ठीक ना। ये 10th में पढ़ चुके हो। वो जो है अलग चीज है, यहाँ हमको मतलब है कि ये कैसे अफेक्ट होता है, इसको देखो। जैसे अब देखो आप एग्जांपल लेके, HCl है बेटा, इसमें अगर हम 10 ml वाटर ले लें, ठीक ना, 10 ml वाटर ले लो, तो ये क्या होगा, HCl एक्वस होगा जिसमें 10 ml वाटर रहेगा, और इसमें से जो इंथैल्पी या एनर्जी निकलती है वो 69.01 किलो जूल निकलेगी। इसी तरह से अगर बेटा HCl ले लो और ये 25 ml वाटर ले लो, ठीक, तो ये HCl आपका एक्वस यहाँ भी बनेगा, 25 ml होगा, और इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो आपकी 72.03 किलो जूल होगी। अगर इस HCl को 40 ml वाटर, ध्यान दो बेटा, आप देखो इसकी क्वांटिटी, 40 ml वाटर में ले लोगे तो HCl एक्वस होगा और 40 ml वाटर वाला रहेगा, इसमें से एनर्जी जो निकलेगी 72.79 किलो जूल एनर्जी निकलती है। और अगर हम इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स वेरी लार्ज अमाउंट में अगर हम वाटर को मिला दें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करें वाटर के साथ, तो क्या होगा, HCl एक्वस बट दिस विल बी इनफाइनाइट डाइल्यूटेड, तब इसकी एनर्जी 74.85 माइनस हो ना, जूल होगी। और सभी एनर्जी क्या हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, यानी इसमें जितनी भी आपने पढ़ा
सभी कैसी है? एक्सोथर्मिक, थर्मिक है, थर्मिक, ठीक ना? थर्मिक। बीच में मत बोलो बेटा, जब आपको कुछ पूछना हो तब बोलो, हामी भरने के लिए मत बोलो। देखो बेटा यहाँ पर कि जैसे जैसे आपने क्वांटिटी बढ़ाया है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी भी क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हेलो, यस सर, जैसे जैसे आप यहाँ पर सॉल्वेंट को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। लेकिन एक चीज आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, ml के बजाय क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कई हजार लीटर मान लो आपने मिला दिया, तब भी इसकी एनर्जी में कोई लार्ज डिफरेंस नहीं आया है। ये दिखाई दिया? यस यस सर। सर। इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा बेटा कि जो डाइल्यूशन होता है इनिशियली धीरे धीरे अगर हम मिलाते जाएं तो उससे एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है, लेकिन एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद या निश्चित डाइल्यूशन के बाद हम चाहे जितना उसमें डाइल्यूट करें उसकी एनर्जी में कोई रिमार्केबल चेंज नहीं होता है कि नहीं? देखो एक चीज ध्यान दो, आपने 25 से जब 40 ml किया तो कितने का चेंज आया? केवल 0.76 का चेंज आया है कि नहीं? बोलो। यस सर। 25 ml से 40 ml में आप जाते हो तो केवल 0.076 का चेंज है, ये तो ये रहा। लेकिन अब अगर हम इसमें कंपेयर करें 40 ml से और 40,000 लीटर, इनफाइनाइट माने 40,000 के बजाय 4 लाख भी हो सकता है, तो उसमें कितने का चेंज आया? 72 ये है, 74 ये है, हम इसको 75 भी मान लें तो केवल 3 का अंतर आया है कि नहीं? यस। ध्यान दो बेटा, अरे ये 72 है, इसको हम 75 भी मान लें तो 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब किसी एसिड या किसी मटेरियल को आप डाइल्यूट करते हो तो इनिशियली कुछ क्वांटिटी तक वो उसका क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है डाइल्यूट करने पर, बट एक निश्चित अमाउंट के बाद उसको हम और भी डाइल्यूट करें तो उसकी इंथैल्पी में या एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, यानी वो चेंज कांस्टेंट हो जाता है। वो इंथैल्पी चेंज जो है क्या होगी? कांस्टेंट हो जाती है, यानी उससे अब और अधिक चेंज नहीं होता है। ये समझे? यस सर। और चीज जानो, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो है बेटा केवल 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है वो कितना कंसंट्रेट है। जैसे मान लो कि कोई एसिड आपने लिया, और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। सॉल्वेंट आप कम मिला रहे हो कि ज्यादा मिला रहे हो? सॉल्वेंट जितना ज्यादा मिलाओगे एनर्जी बढ़ेगी, बट एक निश्चित क्वांटिटी के बाद उसमें इंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक, नेग्लिजिबल। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस में आप सीधा सा जानो, जितना हमारा मटेरियल कंसंट्रेट होगा, जितना ज्यादा प्योर होगा, जितना ज्यादा वो अच्छा होगा, अच्छा माने कंसंट्रेट का मतलब होता है ज्यादा प्योर हो। जैसे मान लो 100% प्योर हो, 90% प्योर हो, 80% प्योर हो, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकलेगी? जो 100% प्योर होगा, उससे कम 90 में, देन 80 में। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन भी डिक्रीज करती जाएगी। अब समझे? यस सर। यस सर। यही जो है क्या होता है बेटा, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होता है। ठीक, फिर से बेटा अगर कहीं कंफ्यूजन हो या हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है उल्टा निकल गया हो मान लो, तो सीधा सा क्या होगा, डाइल्यूशन करते समय क्या याद रखोगे कि वाटर में हम एसिड को ड्रॉप वाइज और विद कांस्टेंट स्टायरिंग मिलाते हैं।
कभी भी एसिड में वाटर को डायरेक्टली हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक ना। हालांकि एक चीज और आपको बता दें, जनरली आपकी जानकारी के लिए, केवल सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। रिएक्शन माने जो डाइल्यूशन है बहुत तेजी से होती है, उसमें आपको एसिड को ड्रॉप वाइज मिलाना पड़ता है, धीरे धीरे मिलाना पड़ता है, अदरवाइज एसिड स्प्लैश आउट हो जाएगा और आपके बॉडी को बर्न कर सकता है। इसके अलावा जैसे HNO3 है, HCl है, इसमें आप आइएगा, मैं लैब में पूरा आपको एकदम पूरा मिला के दिखा दूंगा। इसमें की एनर्जी बहुत कम होती है, यानी इसमें स्प्लैश आउट होने का चांस निग्लिजिबल होता है और आसानी से आप डाइल्यूट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती है, यानी डाइल्यूशन में केवल और केवल सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें हमको ज़्यादा जो है केयर रखना पड़ता है। अदरवाइज HCl है, HNO3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया से मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आना लैब में, आपको हम वैसे ही दिखा देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्यूसडे को स्कूल खुलेगा ना सर 11th वालों के लिए? वो आप मैसेज जाएगा आज, ठीक ना। मंडे को नहीं, ट्यूसडे खुलेगा आपका, ठीक। यस। मंडे को 12 वाले आएंगे। हॉस्टल वाला कैसे? हॉस्टल भी खुलेगा, लेकिन बेटा अभी नहीं, हॉस्टल के लिए आपको सूचना बाद में जाएगी, ठीक ना। पहले थोड़ा इधर धीरे धीरे किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। सर हफ्ते में एक ही दिन पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं नहीं, एक दिन नहीं होगा, पढ़ाया जाएगा, बट धीरे धीरे किसी चीज़ को किया जाता है। अभी सावधानी के साथ हर चीज़ करना है कि नहीं। बाजार भी जाते होगे, सावधानी से काम करते हो कि नहीं करते हो? हेलो, बस आएगी ना? बस जाएगी, बस हर लोकेलिटी में जाएगी। बस के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल भी लिखना पड़ेगा क्या बेटा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो बोर्ड पे लिखे हैं उसको भी याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो एक हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। याद करने का मतलब है कि जब कोई चीज आप बताओगे उसका एग्जाम्पल तो दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, एग्जाम्पल तो देना पड़ता है ना किसी चीज के बारे में। बिना एग्जाम्पल के क्या समझोगे किसी चीज को, उसके लिए है। तो कोई भी चीज आपसे जैसे पूछा जाएगा तो उसके बारे में आप बताओगे ना, उसका कोई एग्जाम्पल दोगे, कोई उसका एग्जाम्पल माने एक प्रकार का माइक आवाज कर रहा है बहुत। क्या बेटा? सर पीयूष का माइक बेटा जिसकी आवाज दे रहे हो म्यूट कर लो अगर बात ना करना हो। नेक्स्ट है बेटा स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, आप ऐसा कर सकते हो। अगर स्पॉन्टेनिटी ही आपके यहाँ जो है यह है, हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि feasibility of reaction or process, feasibility of reaction or process। feasibility का मतलब समझते हो? बोलो, यानी पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक ना। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनिटी बना है बेटा, है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? बोलो, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू Q plus W। डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। Q प्लस W होता है। यस सर। यानी किसी भी सिस्टम के जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो इंथैल्पी चेंज, सॉरी वो एनर्जी चेंज यानी हीट चेंज कह सकते हो, या हीट और वर्क के सम के इक्वल होता है, ठीक। यानी जो एनर्जी इंथैल्पी सॉरी इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो दोनों का सम है, यानी जो वर्क डन होगा और जो वहां पर एनर्जी में या हीट में चेंज होगा या हीट का ट्रांसफर जो होता है, ठीक। बट अगर हम बहुत सारी रिएक्शन देखें बेटा
या बहुत सारी प्रोसेस को आप देखोगे तो वहां पर जैसे मान लो कि वाटर है बेटा, वाटर लिक्विड है और ये किसी रिवर पॉन्ड या लेक में प्रेजेंट है, तो ये अपने आप ही वाटर क्या होता है, वेपर में या गैस बन करके उड़ता रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। Yes, उड़ता sir. रहता है। यस सर। क्लियर। दूसरा, मान लो कि आप क्या किए हो, एक कप चाय रखी है, ठीक, एक कप ऑफ टी है और ये हॉट है, और धीरे धीरे अगर आप रख दो तो कुछ देर में ये चाय क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, होगी? यस सर। इतना तो समझ रहे हो ना? यस सर। या जैसे कोई गैस है, मान लो गैस एक कंटेनर में आपने बंद करके रखा है, ठीक, और जब इसके कंटेनर का मुंह खोल दोगे तो गैस क्या होगी? बोलो। गैस एक्सपैंड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, या फैल जाएगी, बाहर उड़ जाएगी? ये यहाँ तीनों चीजें समझे कि नहीं समझे? बोलो। वाटर जो है रिवर, लेक या पॉन्ड में है, अपने आप वेपराइज होके उड़ता रहता है। यस सर। आपने चाय, दूध या कॉफी कुछ भी गरम आपने बनाया, यस सर। चाय कॉफी दूध आपने गरम रखा, आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या होगी, ठंडी हो जाती है। या किसी गैस को आप किसी कंटेनर में रखे हो और जब आप उसको ओपन कर दोगे कंटेनर को तो वो पूरा एक्सपैंड कर जाएगा जहां तक वो एक्सपैंड हो सकता है, ठीक ना? अच्छा, एक चीज तो, वाटर को वेपराइज करने में आपने कोई काम किया? बोलो। हीट का वाटर को वेपराइज करने में आपने गर्म किया? नो सर। नो नहीं सर। किया। आपने कोई काम नहीं किया, ना तो हीट सप्लाई किया और ना इसको वेपराइज करने में हेल्प किया, है कि नहीं? चाय को आपने केवल रख दिया, इसको आपने ठंडा तो किया नहीं फ्रिज में रख के, ठीक? इसका मतलब क्या है? ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसे चेंजेज हैं जिनको आपने किसी प्रकार से हेल्प नहीं किया, लेकिन ये कंटिन्यूअस लगातार हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही ना? तो इसी को बेटा द केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस विच आर टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस are known as spontaneous reaction or process, and the phenomena is known as spontaneity. ध्यान दो बेटा, the chemical reaction or process which are takes place without any external assistance. external assistance का मतलब है कि हम उसको हीट करें, टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं, प्रेशर प्रोवाइड कराएं या अदर हेल्प कराएं, लेकिन हमने ऐसा कोई हेल्प इसको प्रोवाइड नहीं कराया है, ठीक ना? तो द केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई प्रोसेस तो होता है क्या बेटा? तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे सब डाउन हो जाएगा, जो हीट रहेगा वो हो रहा है, बट नेचुरली हो रहा है, हम आप तो नहीं कर रहे हैं। यस, एक्सटर्नल सोर्स नहीं लग रहा है सर। नेचुरली अगर कोई चेंज होगा बेटा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उसमें होता ही है, बिना कुछ हुए अपने आप हो जाए तो असंभव है कि नहीं? वो तो है। कुल मिला के स्पॉन्टेनिटी के लिए मतलब है कि हम उसको हेल्प ना करें, हम एक्सटर्नली हेल्प उसको ना करें, यानी कि ह्यूमन बीइंग या अदर कोई उसको हेल्प ना करे, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस जो बिना किसी हेल्प के हो जाए, आप ऐसे समझ लो, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस के हो जाए, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इस फिनोमिना को स्पॉन्टेनिटी कहोगे। ये समझ में? बोलो। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। रिएक्शन आर प्रोसेस, बस 2 मिनट। द केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस which are takes place without any external assistance are known as spontaneous process, and the phenomena is known as spontaneity.
ये पॉइंट समझ में आया बेटा? Spontaneous. बोलो। Yes sir. Yes sir. अच्छा, इसमें जैसे आप देखो पेट्रोलियम बनता है, अदर एग्जांपल आप बताएं, कोल और पेट्रोलियम जो बनता है उसमें हम लोग कोई हेल्प करते हैं? नहीं करते। No sir. Naturally होता है. लेकिन कोल और पेट्रोलियम बनता है, रेन होती है, Yes. बरसात हो रही है, वाटर जो वेपर है कंडेंस होके बरसात हो गई, हमने कोई हेल्प नहीं किया, वो भी स्पॉन्टेनियस Yes. प्रोसेस है, अपने आप लगातार हो रही है। कोल और पेट्रोलियम Yes. बन रहा है कि नहीं? वेपराइजेशन Yes, ऑफ sir. वाटर है, या ऊंचाई से पानी देखोगे Tripping of पहाड़ों water. से बहता हुआ चला रहा है, नदियां जो निकलती है कि नहीं? Yes. समुद्र Yes, का sir. समुद्र का पानी जो है वो ठहकता रहता है, यानी उसमें वेव्स निकलती रहती हैं, वो भी क्या है? Yes sir. लहर. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। Spontaneous process. Spontaneous. ठीक, Natural. आगे डिटेल बेटा, चूंकि टाइम हो गया है, 2 बार हम लोग का डिस्टर्ब हुआ, 3 बार, तो टाइम हो गया है, उधर नजमुल जी आ गए हैं क्लास लेने के लिए, तो इसी पे हम मीटिंग को एंड करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक ना? Yes. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, Thank you, sir. कोई प्रॉब्लम होगी बेटा पूछ लेना, ठीक? Yes, sir. ठीक है sir. थैंक यू फॉर ऑल।